ये कैफ़े था, अमित कैफ़े एंड लॉज। तो इसमें ओवरऑल यहाँ पे जो क्लीनलीनेस है वो बहुत अच्छी है, और रेस्टोरेंट का जो ऑनर है वो काफ़ी नाइस आदमी था। रात को मतलब उसके पास रूम्स अवेलेबल नहीं थे, तो भी उन्होंने हमें रूम्स अरेंज करके दिए, और रात को हमें बिठा के साथ में और बातचीत की। काफ़ी नाइस आदमी है। तो आप भी कभी अगर इधर आते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बार रात को स्टे करें, क्योंकि भीमा शंकर से आते आते रात को लेट हो ही जाता है। वहाँ पे दर्शन की बहुत लंबी लाइन थी। तो ठीक है, जो भी है, आगे का सफ़र जारी करते हैं अपन तो, और गिरनेश्वर के लिए निकल रहे हैं। तो ठीक है, निकलते हैं आगे के सफ़र। तो हम निकल चुके हैं और वेलकम बैक। अब हम श्री गिरनेश्वर टेम्पल के लिए निकले हैं और हाईवे पे पहुंच चुके हैं, पुणे नासिक हाईवे। भीमा शंकर के दर्शन में कल बहुत टाइम लगा है यार। मतलब सबने बोला कि यार दर्शन आपके वहाँ पे जल्दी हो जाएंगे, वहाँ पे रश नहीं रहता है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें गाड़ियाँ इतनी नज़र आईं, तो उसी से हमें एक अंदाज़ा लग गया था कि यार बहुत भयंकर रश रहने वाला है। तो उस वजह से वहाँ पे बहुत टाइम लग गया हमें। फिर हमने कोई होटल नहीं लिया था वहाँ पे, तो हमें होटल भी लेना था, बट होटल ना लेके हमने एक शॉपकीपर से बात की वहाँ पे सामान रखने के लिए। उन्होंने कुछ पैसे लिए और काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मानी पहली बात तो। फिर कुछ पैसे लिए और हमें सामान रखने की परमिशन दे दी। सारा सामान हमने अनटाई किया और वहाँ पे रखा। उसके बाद दर्शन की लाइन में जब हम लगे तो इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी, कम से कम 1.5 किलोमीटर की लाइन थी, और उसमें 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगने वाले थे। तो 1 घंटा वेट करने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पे पैसे लेके भी दर्शन कराए जाते हैं। तो एक बंदा आया और उसने कुछ ऑफ़र किया और हमारी उससे बात हुई। उसके बाद में हम लोग गए उसके साथ, और एक पता नहीं कहाँ अंदर से एक लाइन में हमें घुसा दिया गया। उसके बाद हम गए और बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद हम जब बाहर आए तब तक 7:30 बज चुके थे। और भीमा शंकर मंदिर ऐसी जगह पे है जो बिल्कुल सुनसान है। मतलब वहाँ पे आपको लॉज भी मिलेंगे तो आप खौफ खा जाओगे रात के टाइम पे उस लॉज में रुकने के लिए। तो इस वजह से हमने लॉज ना लेना बेहतर समझा और सामान वापस से टाई किया। उसमें हमें 8:30 बज गए, और 8:30 बजे हम वहाँ से निकले नीचे के लिए। तो रास्ते में आते हुए ऐसे तो वहाँ पे स्वीप थे, और ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कर्वी रोड था। उस पर लाइट्स नहीं थी वहाँ पे। ऊपर से सडन मेरे फोग लैंप्स ख़राब हो जाते हैं, और बाइक चलाते चलाते मतलब बिल्कुल अंधेरा। इसकी लाइट तो आपको पता है ही सुपर मेटियोर की कितनी माशाल्लाह है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जैसे तैसे करके धीरे धीरे हम लोग नीचे उतरे, और बिल्कुल हाईवे से 5 किलोमीटर पहले काफ़ी लॉज में हमने बीच में पूछा जो अच्छे लगे, हमें ठीक लगे। एक यहाँ पे MTDC करके भी है, वो भी हमने देखा। तो वहाँ पे भी रूम नहीं था, सब बुक्स बता रहे थे। एंड में एक नीचे आके अमित कैफ़े करके एक लॉज भी था उसका, जो बहुत अच्छा बना हुआ था, नया था एक्चुअली, 5 मंथ ओल्ड था। तो बहुत साफ़ सुथरा और बाथरूम वगैरह सब बहुत बढ़िया था। तो वहाँ पे
पे हमने बात की और वो बहुत ही नाइस आदमी था, तो उसने थोड़ा सा हमसे रिक्वेस्ट करने पे वो हमें रूम ऑफ़र किया और ठीक ठाक प्राइस में हमें रूम भी मिल गया और बहुत अच्छा था, बड़ा था। तो हम लोग वहाँ पे रुके, थोड़ा बहुत कुछ खाया। कल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पता नहीं क्यों। मिसल पाव वगैरह सुबह खाने के बाद हमें भूख भी नहीं लगी पूरे दिन और शाम को हमने ज़्यादा खाना खाया नहीं। तो ओवरऑल अब हम वहाँ रुके, अब निकले हैं और पुणे नासिक हाईवे के बिल्कुल ऊपर चल रहे हैं और ऑलमोस्ट हमें 4 घंटे 4.5 घंटे लगने वाले हैं वहाँ पहुँचने के लिए। अगर हम लगातार चलते हैं और रुकते हुए चलते हैं तो हमें 5 घंटे कम से कम लगने वाले हैं, अगर हम पूरी ताकत लगाते हैं तो भी। तो 4 से 5 घंटे में हम श्री गिरनेश्वर टेम्पल पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां के दर्शन का क्या हाल है, क्योंकि ये छुट्टियां वैकेशन चालू हो चुकी है, विंटर वैकेशन, तो उसकी वजह से टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। दैट्स वाई अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि हम आज वहाँ से ओमकारेश्वर के लिए निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो फ़िलहाल तो जो फ्लो के साथ चलते हैं। ब्रेकर्स अचानक से कहाँ से आ गए भाई, अचानक नहीं आए, मेरा ध्यान नहीं था। तो फ़िलहाल राइड एंजॉय करते हैं और दे दिया तुझको दे दिया। अभी क्या हुआ, एक साइड में अमरूद लगे हुए थे बहुत सारे, आंटी अमरूद बेच रही थी। तो वहाँ पे सडन मेरा खुद का अमरूद खाने का मन हुआ, क्योंकि यहाँ पे अमरूद बहुत अच्छे होते हैं। और तो ऐसे ही मैं काफ़ी दिनों से चलते हुए सोच रहा था कि यार कहीं पे अमरूद खाएंगे। तो एक जगह पे रुके, वो लेडी से अमरूद का प्राइस पूछा तो शी वाज नॉट इवन रेस्पॉन्डिंग। वो किसी और कस्टमर के साथ लगातार बिजी थी, हमने वेट भी किया बट शी वाज नॉट इवन लुकिंग एट अस। तो हमने देखा कि पीछे एक आंटी, तो हमने गाड़ी घुमाई और उनके पास गए। शी वाज सो नाइस। हमें मराठी इतनी समझ में नहीं आती है बट फिर भी हम उनके लिए जो प्यार की भाषा थी वो समझ पा रहे थे और उनको अपनी बात समझा पा रहे थे। और उन्होंने बहुत प्यार से हमें अमरूद काट के खिलाए। मतलब इतने मीठे अमरूद थे, इतने बढ़िया अमरूद थे, अच्छे से मसाला। ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। साइड में स्लो करना, स्लो करना, स्लो करना, स्लो करना, स्लो करना। What happened? Shit man, shit man. क्या हुआ? अरे यार, एम्बुलेंस वगैरह है यहाँ पे? फोन है, फोन है। खाली बसून द्याल थोडं खाली बसून दे मारा एवढी गाडी पुढे तो ड्रिंक करके क्यों चलाते हो यार? वाकड़ी तिकड़ी, वाकड़ी तिकड़ी। वो शायद सर बच गया उसका, उससे लग के पता नहीं क्या हुआ है। ट्रैक्टर वाले की क्या गलती थी? आप खुद से गिरे हो यार, मैंने देखा है, पूरा रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास। काय नाही झालं तुम्हाला? तुम्ही काय नाही झालं? कुठले तुम्ही? शिट मैन, इसको लगा है यार बहुत। काय झालं? गेलो पण काय पुढे लागलं इकडे घसरले तुम्ही, इकडून वर टॅक्टर। अरे लगा है तेरे को बहुत, यहाँ पे है क्या कुछ? चला कौन रहा था गाड़ी?
नहीं नहीं, वो नशे में। चलो आओ आप। शुक्र है दोनों के दोनों बच गए। बाद में देखा वो थोड़ा उठा तब कि यार ये साला ड्रिंक करके इतना गंदे तरीके से चला रहा था। अरे ये जब आगे से आ रहा था ना, तो आगे से आते वक्त हुआ क्या, पीछे वाला पैनल और लाइट वो ऑलरेडी टूटी हुई लटकी हुई थी, ये अभी निकला था आगे। हाँ, ये झटके में आ गया और ऐसे ही गाड़ी स्लिप हो गई। तो सडन अभी जो इंसिडेंट हुआ, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। सडन वो बंदा चल रहा था, थोड़ी देर पहले मेरे आगे से निकला था और उसका साइड पैनल पहले से टूटा हुआ था। आई थॉट कि यार हो सकता है गाड़ी वैसे ही गिर गई हो या कुछ हो गया हो तो निकल गया होगा, बट मैंने गाड़ी स्लो कर ली थी उसको देख के, क्योंकि ऐसे लोग कई बार सडन कुछ इंसिडेंट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद मैं आगे आया तो एकदम से गाड़ी उसकी यूँ चलती चलती लहरा के जाके साइड के जो बैरिकेड्स लगे होते हैं उसके ऊपर जाके गिरी, और बहुत बुरी तरह गिरी है। मतलब लगभग वो शायद 70-80 की स्पीड पे था। तो हमने गाड़ी रोकी और जाके जस्ट चेक किया, देखा तो एक बंदा बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ था, जैसे नहीं होता अनकॉन्शियस हो जाता है। तो मुझे लगा यार ये मामला थोड़ा सीरियस हो गया है, तो एम्बुलेंस को कॉल करने का सोच ही रहे थे। तो सडन वो दूसरा बंदा पूरा ब्लीड कर रहा था साइड में से, और वो उठता है और दोनों टुन थे, पूरी तरह टुन थे। मतलब उन्होंने इतनी चढ़ा रखी थी, उस दूसरे बंदे को तो अब भी होश नहीं था कि हुआ क्या है। तो उस वजह से बहुत चोट आई है दोनों को, पूरी गाड़ी टूट गई है उनकी। बट शुक्र है दोनों जिंदा हैं और सेफ एंड साउंड है। कुछ भी है बट किसी की लाइफ के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। भले उन्होंने पी रखी है, गलत कर रखा है या जो भी है, और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं कह रहा था ब्लीड कर रहा है, ही डोंट केयर। बोले ठीक है हो जाएगा, साफ़ कर रहा है, यहाँ जाके करवा लूँगा, ये करवा लूँगा। ठीक है, ठीक फील कर रहा है वो अपने, बल्कि उसको चोट बहुत आई थी। तो ठीक है, देखते हैं जो भी है। हमें ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का यार, इन सब बातों में। रोड पे चलते वक्त ये बहुत रिस्की हो जाती है राइड करते वक्त, और इसीलिए कहता हूँ हमेशा गियर्स वगैरह पहन के, और हर चीज़ को उन लोगों ने ना हेलमेट लगा रखा था ना कुछ। हॉर्न में प्रॉब्लम आ गई थी इसके धीरू के, और हमारे जो फॉग लैंप्स बंद हो गए थे उनको सही करवाया अभी अभी। अब मस्त चल रहे हैं, बताता हूँ आपको। एकदम मस्त हो रहे हैं, चालू हो गए हम तो ठीक है, वी आर गुड टू गो। और धीरू भाई अपना हॉर्न ठीक करवा रहे हैं भैया से। एक बार हॉर्न और ठीक हो जाए उसके बाद में हम जा रहे हैं शिरडी होते हुए सीधा गिरनेश्वर के लिए। लगेंगे अभी 2-2.5 घंटे और। पूरा दिन लग गया 250 किलोमीटर में, क्योंकि 150 से 160 किलोमीटर के लगभग सिंगल रोड और पैचेस और ये सारी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा मोड़ भी थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ऐसे रोड पे। और गांव के रोड थे ज़्यादातर, तो बीच बीच में ट्रैक्टर एंड ऑल ये सारी चीज़ें आ रही थी।
ये हम पहुंच गए हैं श्री गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये है गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12वां ज्योतिर्लिंग। और यहाँ भी पहुँचने के लिए हमें बहुत मुश्किल रास्ते मिले हैं, बट फाइनली वी आर हेयर और हमें दर्शन हो गए हैं। यहाँ की एक मान्यता है कि जो आदमी होते हैं उनके ऊपर के कपड़े, यानी कि जैसे शर्ट हुई, टी शर्ट हुई, ये उतरवा दिया जाता है और शिवलिंग को हाथ लगा के मत्था टेका जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग देखने को मिला, और मंदिर वैसे ही बाकी ज्योतिर्लिंगों की तरफ बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत। तो 12वां ज्योतिर्लिंग है। और एक कंफ्यूजन मेरे को है जो मैं क्लियर करूंगा बाद में, कि ये 12वां ज्योतिर्लिंग ये भी है और 12वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर को भी बताया गया है। वहाँ पे लिखा हुआ था द्वादश। और इस राइड में सबसे अच्छी बात यह है कि सारी परेशानियों के बाद एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं और सुकून देने वाले होते हैं। मंदिर में पैर रखते ही एक अलग सुकून होता है जिसे बताया नहीं जा सकता। तो फाइनली यही है, और कल हम निकलेंगे हमारे अगले ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के लिए। तो मिलते हैं वहाँ पे फिर, और कल की राइड रिज्यूम करेंगे कल सुबह। तो सी यू टुमारो।